Hello everyone. Once again, I am Abhishek Kumar. Welcome you. I welcome you on Let's Crack ninth and the 10th CBSE. ठीक है, तो आपको पता है कि इस सीरीज में मैं एक आज का जो वीडियो ला रहा हूँ उसमें एक सीरीज में मैं आपको रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ाता हूँ एंड द नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन सिविक्स चैप्टर नंबर 2। तो हिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 और इसका भी चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की कैसी डिजाइन होती है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या इसका ज़रूरत क्यों पड़ा है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया भी था अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आज उसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो अब बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSE, IESO एंड CBSE बोर्ड। अभी फैकल्टी हूँ मैं कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन मैंने जितना अब तक अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़, इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ बता सकते हो। उसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। चलो ठीक है, तब तक मैं आपको अन अकेडमी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अन अकेडमी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर दो लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द 10th CBSE को, ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, किसकी सब्सक्रिप्शन लेने की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर मैं अगर सब्सक्रिप्शन लेता हूँ देन व्हाट आई विल गेट, आपको क्या मिलेगा? देन यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट एंड इंगेजिंग डिस्कशन। आप इंगेजिंग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेरी, यू कैन आस्क योर डाउट। और एक बहुत अच्छी फीचर ये होगी कि हर तीसरी क्लास के बाद जो चौथी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी उसमें आप यू कैन आस्क एम्पल अमाउंट ऑफ डाउट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जितने भी आपके पास डाउट्स हैं सब क्वेश्चन आप उस दिन पूछ सकते हो अपने एजुकेटर से एंड दे हैव टू सॉल्व योर क्वेरी। आपके क्वेरी को उनको सॉल्व करना पड़ेगा एंड आंसर द पोस्ट ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। और सब जब आपका क्लास चल रहा होता है तब। ओके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स की। स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अपन जब बात करेंगे, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ एग्जाम सिलेबस। आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो किससे स्ट्रक्चर्ड होते हैं? वो एग्जाम सिलेबस है, सो डैट आप आसानी से रिजेंबल, आपका एकदम स्ट्रक्चर उससे रिजेंबल करता है। तो जब आप प्रिपेयर करते रहोगे तो आपको लगेगा हाँ हम हर चीज़ तो पढ़ चुके हैं। फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन को। लाइव टेस्ट एंड द क्विजेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके पास पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन रहेगी कि हाँ मुझे किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर ओके। ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो या उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को मॉडल कर सकते हो। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क इन योर एग्जामिनेशन। अब अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करेंगे। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस एन नंबर ऑफ कोर्स। जैसे आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो। एम्पल आपके पास टाइम रहेगा। आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हो रिकॉर्डेड पढ़ो, लाइव पढ़ना चाहते हो लाइव पढ़ो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल, हाउ यू वांट टू स्टडी। ठीक है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्पेशल क्लास। ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है ये आपको लाइव क्लासेस एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है स्पेशल क्लास के बारे में।
स्पेशल क्लासेस के में आपको वो सारी फीचर्स मिलेंगी कमोबेश तकरीबन वो सारी फीचर्स मिलेंगी जो उसके बारे में आपको मैंने अभी बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको फ्री में पढ़ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन यूज द कोड AKCBSE। फिर आप AKCBSE कोड को यूज करो टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मेरे भी रेगुलर स्पेशल क्लास होते हैं, पहले भी स्पेशल क्लास हुए हैं, बाद में भी स्पेशल क्लासेस होंगे। ठीक है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, और फिर उसके बाद आप क्लासेस को देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर, फिर आपके पास एक मौका हो जाता है टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। देवेंद्र सिंह सर पढ़ाएंगे, सिकंदर बेग सर पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका ये हो जाता है कि फॉर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ सब्जेक्ट ले लो, मैथ पढ़ाने के लिए यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर, आपके पास मल्टीपल एजुकेटर है, इनसे आप किसी से भी पढ़ सकते हो। ओके, मतलब आपको एक टीचर, सिंगल टीचर पे रिलाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, आप जिनसे मर्जी उनसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिनका आपने 1+ सब्सक्रिप्शन ले लिया, जैसे मेरा कोर्स यूज किया AKCBSE, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके सिकंदर सर का कोर्स एक्सेस कर सकते हो, आप देविंदर सिंह आनंद सर का कोर्स एक्सेस कर सकते हो। तो आप यूज करो AKCBSE कोड, मेरे से भी पढ़ो, सिकंदर सर से भी पढ़ो, देविंदर सिंह सर से भी पढ़ो। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, देखो मैथ और साइंस को तो सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स रखते हैं, बट दे सिंपली निगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। बट हियर ऑन अनअकैडमी ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम लोग वी विल टेक द इक्वल एफर्ट टू, वी विल गिव द इक्वल एफर्ट टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट, रजिस्टर करो और अपना पढ़ाई स्टार्ट करो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये अपना क्या है, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, कोड को एक्सेस कर सकते हो, सॉरी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। जितने भी हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म होंगे, वीडियो लिंक्स इस चैनल के थ्रू ही हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड टाइप द लिंक इन द URL, क्लिक ऑन ज्वाइन और फिर पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग एवरीवन। प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट के लिए यूज द कोड AKCBSE। ठीक है, कोड को यूज करो और उसके बाद आपको क्या होगा ये देखो। अगर आप 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, यू हैव टू पे ओनली 28,800 रुपीज़। देखो कितना अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप 36 मंथ पढ़ने के लिए कहीं कोटा या दिल्ली के इंस्टीट्यूट में जाते हो, आपको 28,000 तो क्या सर, आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप घर से रह के मम्मी के हाथ का खाना खा के 36 घंटे में पढ़ सकते हो। 36 महीने का सब्सक्रिप्शन, बस आप 30,000 के अंडर 30,000 ओनली 28,800 रुपीज़ में आप ले सकते हो। तो प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE to get the 10% of the discount. Okay? ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो मैं आपको आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे अपना भारत का संविधान बना था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो कंपोजिशन थी उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसा उसका कंपोजिशन था, कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कौन कौन से मेंबर क्या करते थे, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल बताऊँगा। कल मैंने आपको बताया था कि किस किस सिनेरियो थी, कौन कौन से सिनेरियो में बना था। ठीक है, कौन कौन से सिचुएशन थे, उसमें ब्लडी पार्टीशन था, उसमें स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रक्चर कैसी थी। बात समझ में आ रहा है मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ, ये बताओ। इससे पहले आपको जो मैंने आपको कंपोजिशन बताया था, मुझे जहाँ तक कि याद है, कंपोजिशन आज बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि
बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा था बिफोर, जब तक ये बना नहीं था, ठीक है, जब तक ये बना नहीं था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हो रहा था ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज आपको अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो प्लीज तो आप लोग बता सकते हो मुझे, बताओ। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जो आपको बताया था, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले आप लोग मुझे अपना डाउट बता दो कि इनकेस अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँ, अदरवाइज मैं प्रोसीड कर जाऊँगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं, आई होप। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बच्चों अब मैं बता रहा, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो ड्राफ्टिंग हुई थी ना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। जो ड्राफ्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, ठीक है। इसको किसने किया था? वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग किस नाम से जानते थे ये बताओ? इसको हम लोग किस नाम से जानते थे ये बताओ? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में, मतलब बिफोर आवर इंडिपेंडेंस इसके लिए इलेक्शन हो चुका था। टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? इसकी पहली मीटिंग क्या हुई थी? 1946 में, ठीक है। अब इसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ था? अपनी देश का बंटवारा हो गया था। 1947 में देश का बंटवारा हो गया। उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक ही थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक थी, ऐसा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान की अलग थी। मैं जुलाई 1946 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सब्सिक्वेंटली क्या होता है? मीटिंग के बाद, पार्टीशन के बाद इंडिया की अलग हो जाती है और पाकिस्तान की अलग हो जाती है। इसको हमेशा ध्यान रखना। दिसंबर 1946 तक सब एक थे। जैसे ही पार्टीशन होता है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग हो जाती है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग हो जाती है। ओके, ओके और नॉट? ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सेम स्लाइड। देखो, दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड। पहली मीटिंग कब हुई थी? पहली मीटिंग हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1946 विल बी योर आंसर, ठीक है। पहली मीटिंग, इसको आप लोग को मस्ट जानना, चाहे आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन आपको एटलीस्ट यू शुड नो। अगर आप भारत देश के नागरिक हो, सोशल साइंस यही बताता है। सोशल साइंस, देखो, आप कितना भी मैथ साइंस पढ़ लो, आपको वो अच्छी नौकरी दिला सकता है, एक अच्छी नौकरी दिला सकता है, लेकिन सोशल साइंस आपको जीने का तरीका बताता है। हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री में आपको बताता है कि कैसे आपके एंसेस्टर थे, आगे आपको कैसे रखना है। ज्योग्राफी आपको पूरी की पूरी क्लाइमेट के बारे में बताती है कि आपके क्लाइमेट किससे कंसिस्टेड है। सिविक्स आपको जीने का तरीका बताता है। आपको पॉलिटिक्स आपके राइट्स बताते हैं, आपके कानूनी दायरे के बताता है। तो इसके बिना आप लोग अच्छे से आप नहीं जी सकते हो। बोल सकते हो कि डिग्निटी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, भले ही आप कितना भी पैसा कमा लो। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान लिखा था, उस संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स। ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 299, कहीं कहीं पे 289 भी रहता है, बट मैं आपके एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे 299 मेंबर्स दिए हुए हैं। The assembly appointed the constitution on 26 जनवरी। देखो, जो असेंबली थी, ये जो असेंबली थी, ये क्या की थी? देखो, द असेंबली एडॉप्टेड, असेंबली ने कब एडॉप्ट कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर लिया था? इसको एडॉप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इफेक्ट में कब आता है? 26 जनवरी 1950। कोई बता सकता है कि क्यों 26 जनवरी 1950 का ही दिन चुना गया?
देखो मैं ही बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा जो हुई थी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन तो 26 जनवरी को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया था। 26 जनवरी को लाहौर में फ्लैग होस्टिंग करके पूर्ण स्वराज की उन्होंने क्या कर दी थी, घोषणा की थी। इसलिए टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ दैट डे, टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ द 26 जनवरी, इन लोगों ने वेट किया, ठीक है, 1-2 महीने का वेट किया और आराम से 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इन लोगों ने संविधान को क्या बोला कि अब अडॉप्ट कर दिया गया। इसको ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के नाम से हर साल मनाते हैं। आवर नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है, ओके ओके और नॉट। देखो कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो कमेटी में कौन कौन लोग थे। आप लोग राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मिल जाएंगे यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू भी मिलेंगे, BR अम्बेडकर भी मिलेंगे, ठीक है, जयपाल सिंह भी मिलेंगे, HC मुखर्जी भी मिलेंगे, जी दुर्गाबाई देशमुख भी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब लोग थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। बलदेव सिंह भी मिलेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आपके सामने एनसीईआरटी ने डाला है। आपके एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन ये डाला है कि हम लोग क्यों स्वीकार करें, किसको क्यों स्वीकार करें। वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली, वो असेंबली जो 60 साल पहले अपना क्या कर दिया, संविधान को बना दिया, उसको आज हम लोग भी आज के दिन भी क्यों मानते हैं, ये बताओ। कोई बता सकता है क्या मुझे इस बात को। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये जो संविधान था, सिर्फ इसके मेंबर के ही व्यू नहीं बताता है, बट लार्जली क्या बताता है, ये ब्रॉड कंसेंसस एट दैट टाइम, उस समय की जो कंसेंसस थी। उस समय आपको मैंने बताया था कि जब डोमिनियन स्टेटस 1928 में जब मोतीलाल जी ने बनाया था संविधान, उस समय और कराची अधिवेशन के समय, दोनों समय एक कंसेंसस बना लिया गया था कि माइनॉरिटी को ध्यान दिया जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माना जाएगा। तो सबकी सब चीज़ आप बोल सकते हो कि कंसेंसस बन चुका था। तो ये ब्रॉड कंसेंसस को दर्शाता था उस समय के, ठीक है। लार्जली सब लोग इसको मानते थे। इतना समय समझ में आया या नहीं आया। बहुत सारे ऐसे देश हुए हैं जिनको बाद में अपने संविधान को लिखना पड़ा है। बहुत सारे देश का आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे संविधान के कारण बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा कि उस समय पूरी की पूरी जो लोग थे, उन लोगों का ब्रॉड कंसेंसस लिया गया था, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इस हिसाब से उनके साथ क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का काम करवाया गया था, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इट एक्सप्रेसेस ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम, उस समय के कंसेंसस के ये हर चीज को बताता था, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अगर अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो, और कहीं कहीं मैं जो आपको बताया एक बात कि कहीं कहीं फिर से संविधान लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए कंसेंसस नहीं था वहाँ पे। कंसेंसस नहीं था। कंसेंसस मतलब क्या जानते हो? कंसेंसस मतलब होता है एक आइडिया पे जो उस पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों क्या करें, आप बोल सकते हो कि समझौता करके उस पर चलने को तैयार हो जाए। लेकिन बहुत सारे कंट्री में क्या थे, मेजोरिटी अपना थोप दिया था। जब थोप दिया था, बाद में माइनॉरिटी लोग भी स्ट्रांग हुए, तो वो लोग रिवोल्ट करते हैं, या वो लोग अपने खिलाफ जो हो रहे थे अत्याचार के खिलाफ जब वो बोलने लगते हैं, तो मजबूरन क्या करना पड़ता है, संविधान को चेंज करना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत में इक्वली सब लोग इसको मानते थे, ओके। The second reason for accepting the constitution is that the constitution simply represented the people of India। और दूसरा क्या रीजन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा थी वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। उस समय यूनिवर्सल 1946 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थे। 1946 में सबको वोटिंग राइट्स तो नहीं मिला हुआ था, ये सब जानता है। 1947 के बाद मिला है, ठीक है। तो डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा तो नहीं चुना गया था, ठीक है।
इसको किसने चुना था? इसको चुना था जो मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। जो आपको पता है 1937 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर चुने गए थे, उन लोगों ने संविधान सभा के लोगों का चुनाव किया था। लेकिन उन लोगों ने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए चुनाव किया था। ऐसा बोला जाता है कि अगर संविधान सभा के लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी होती, तब भी कमोबेश लगभग यही स्ट्रक्चर होता, ज़्यादा चेंज नहीं होता। इस तरीके से इस बारीकी से चुना गया था इनको चुना गया था कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है बॉस। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्या किया गया था, हर चीज को ध्यान, ज्योग्राफिकल चीज को ध्यान दिया गया था, रिलीजन को ध्यान दिया गया था, पार्टी को ध्यान दिया गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस ही थी, कांग्रेस डोमिनेट करती थी, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी। लेकिन हर एक जो कांग्रेस के विचार से मनभेद रखते थे, उन लोगों को भी रखा गया था, उनकी बातों को भी सुना गया था, उनके बातों को भी तरीके में सलीक किया गया था। ओके, और नॉट। सब लैंग्वेज ग्रुप के लोग थे, ऐसा सब कास्ट के लोग थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ फॉरवर्ड थे या सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र थे, ऐसा नहीं था। हर एक लैंग्वेज ग्रुप, हर तरह के मेंबर्स इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, आप मीटिंग देख सकते हो, ये मीटिंग थी संविधान सभा की। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जिस तरह से संविधान सभा ने काम किया ना, अपने आप में एक उदाहरण है आज के दिन में भी, बहुत अच्छा। इस तरह से आज भी उसकी ऑथोरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता है, सब लोग उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम ओपन तरीके एंड कॉन्सेंसुअल मैनर, सभी के सारे सिस्टम, जैसे पहले ड्राफ्ट हुआ, फिर पूरी की पूरी ओपन डिस्कशन हुई, सारे के सारे चीज़ को पहले तो एग्री किया गया कि हाँ क्या कैसा संविधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, माइनॉरिटी के राइट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, वे आर डिसाइडेड एग्रीड अपॉन, और सारी की सारी पार्टी उस पर अग्री हो गई। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन। फिर डिस्कशन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको डिस्कशन के लिए रखा गया। ठीक है, अब डिस्कशन में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुए थे। क्लॉज बाय मतलब एक एक रूल को डेलिबरेटली क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। सब लोगों ने अपनी आपत्ति जताई थी, जो भी हुआ था अपने सुझाव दिए थे, या जो भी, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी आप बोल सकते, एक एक क्लॉज को वहां पे डिस्कस किया गया था। ओके, ठीक है, मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड, और 200 से ज़्यादा सुधार को क्या किए गए थे, उसमें कंसीडर किए गए थे। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, सुधार को किए गए थे। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज। अब सोच लो, किसी एक देश के संविधान के लिए 114 दिनों तक डिस्कशन चली थी, स्प्रेड ओवर 3 ईयर, 3 साल तक। 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए, 50 में अपना संविधान बनता है, मतलब 3 साल तक हम लोग डिस्कशन करने के बाद उस कानून को, उस संविधान को, उस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आज के दिन में इसीलिए उसकी अथॉरिटी बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने एक एक चीज़ को, हमारे पूर्वजों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से सबको डिस्कस कर दिया, सो डैट आगे इन फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन, जितने भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए या जो एक शब्द बोला गया, एक एक शब्द आज क्या है, एक एक शब्द आज के दिन में भी रिकॉर्डेड है। इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, उसको रिकॉर्ड किया गया और आज भी उसको एज ए रिकॉर्ड प्रिजर्व किया गया है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? बताओ। When printed, these debates are 12 बल्कि वॉल्यूम, 12 बल्कि वॉल्यूम्स के ये डिबेट्स हुए थे। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution। ये हमें बताता है कि जितने एक भी प्रोविजन है, चाहे वो जो भी प्रोविजन ले लो, उसके पीछे के रीजन को भी बताता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान बना दिया, हाँ ये करते हो तो ये सजा होगी।
क्यों होगी इसको भी बताता है, एवरी रैशनल को बता रहा है। दिस आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज के दिन में हम लोग इसको यूज करते हैं संविधान का एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए। संविधान का एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इसको यूज करते हैं। ओके, दे आर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दे आर द मेंबर्स ऑफ द, देख सकते हो बी आर अम्बेडकर हेड, आप बोल सकते हो चेयरपर्सन ऑफ द, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के। और होल एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? होल एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, बिहार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। लॉयर थे वो, चंपारण मूवमेंट से गांधी से इनकी दोस्ती होती है, ठीक है। उसके बाद जयपाल सिंह झारखंड में बॉर्न हुए थे, स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनलिस्ट, कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम। जयपाल सिंह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, कैप्टन थे वो पहला भारत का नेशनल हॉकी टीम के। इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर आर 299 मेंबर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कर चुके हो तो आप अपने दोस्तों को भी बोलो कि प्लीज सब्सक्राइब द 9th एंड द 10th सीबीएसई एंड प्लीज यूज द कोड AK CBSE। AK CBSE कोड को यूज करो टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हो प्लीज यूज द कोड AK CBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।